हाँ जी, आज हमने करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देखो हमें ज्यादा से ज्यादा 3x3 सॉल्व करना आएगा। उसको सॉल्व करने के काफी तरीके हैं। सबसे पहले हम टू वेरिएबल के लिए देखेंगे जिसमें दो ही इक्वेशन है, और वो वाला भी हम कवर करेंगे जो हमारे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जैसे a1x b1y is equals to say c1, a2x b2y equal to c2। ये या फिर हमें 3x3 का क्वेश्चन आया हो वो करेंगे। अब सबसे पहले इसको देखो। देखो अगर हम देखा जाए तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन ही है। चेक करो, दीज आर स्ट्रेट लाइंस। तो क्यों इसके लिए हमें कुछ करना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जितेंद्र। मैम एक ना मतलब कि इससे पहले आप वो एडजॉइंट ए वाले रिलेशन बता दो थोड़े। गुड इवनिंग मैम। हमने एडजॉइंट हाँ करना है अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। वो ना क्वेश्चन आता भी पक्का है। हाँ हाँ वही कराती हूँ। देखो आज हमने पहले इससे पहले चलो करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स थोड़ा सा ये बाकी हमने कर रखा है। मान लो कि 2x2 की मैट्रिक्स है, पहले इसको डिस्कस करेंगे देन आई विल गो टू द 3x3 मैट्रिक्स। ओके, तो 2x2 की मैट्रिक्स है, एडजॉइंट निकाल। कुछ नहीं, पहले आप सारे इसके माइनर निकाल दो। माइनर जब आप निकालोगे इसका तो कितना आएगा, डी सी ए और ये बी। माइनर निकाला, कोफैक्टर निकालो जल्दी से। कोफैक्टर कैसे निकालोगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाने। यहाँ 1 1 होता है तो पॉजिटिव साइन, एक यहाँ नेगेटिव लगेगा और एक यहाँ नेगेटिव लगेगा। कल कराया था ना सबको माइनर कोफैक्टर, ये आप निकालोगे। माइनर कोफैक्टर के बाद आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करना है। तो कितना आया, डी माइनस सी, और ये आ गया आपके पास माइनस बी ए। ट्रांसपोज कर लिया। जो ये 3 स्टेप में चीज आई दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज द एडजॉइंट। ठीक है,
तो शॉर्टकट क्या है, अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करो तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको इंटरचेंज कर लेना है। डी ए कर लिया इंटरचेंज, यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाना है। नाउ यू कैन मैच, ये दोनों देखो सेम आते हैं। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ इट। अगर वही 3x3 का कोई क्वेश्चन आ जाए जस्ट सपोज, फिर आपको वही करना है, पहले 3x3 के माइनस, देन कोफैक्टर, देन आपको ट्रांसपोज करना है कोफैक्टर, यू विल गेट द एडजॉइंट। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो। पहले 1 का आप माइनस निकालो जल्दी से, 1 की कॉरस्पॉन्डिंग माइनस 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 -2 -2 -6 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3। माइनर आ गए, माइनर के बाद कोफैक्टर निकाल दो। -1 2 -6 यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेंगे एक्स्ट्रा। एक ना जितेंद्र, आप, अच्छा साइंस वाला कौन कौन है यहाँ पे? एक तो जितेंद्र है, एक मैं हूँ मैम शैलजा। शैलजा आप हो, आपका हो गया सिलेबस, रिवीजन कर रहे हो प्रीवियस ईयर की? नहीं मैम, जी मैम अभी आपके साथ ही कर रहे हैं। नहीं मैथ्स की नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स की। यस मैम। ठीक है, जितेंद्र हो गया, शैलजा और सुरुचि। मैम मैं भी हूँ। नीतीश मैं भी हूँ। विशाली, मैम नितिश मैं हो भी गए। हूँ। ठीक है, एक ना जरा वो एक आप प्लीज एक सेपरेट ग्रुप बना लोगे, 4-5 लोग जिनको लगता है कि आपने प्रीवियस ईयर कर लिया या चलो आप रिवीजन कर रहे हो, अगर आपको मान लो कोई डाउट वगैरह पूछ ले तो आप वहां पे जस्ट रिप्लाई कर सको। हाँ जी मैम। मतलब अगर किसी को प्रीवियस ईयर में, देखो मैं तो साइंस की हूं नहीं, किसी को ना प्रीवियस ईयर में मान लो इन केस कोई क्वेश्चन वेरीफाई करना हो, कोई हो ना रहा हो, वो जैसे डिस्कशन लेवल पे एक ग्रुप सा चाहिए था। अगर आपका ऑलरेडी है तो आप, मैं उसमें ऐड करा देती हूँ, अगर आप बना लोगे तो बता दो। मैम बना लो, बना के हमें ऐड कर लो, कोई बात नहीं। यस मैम। हाँ जितेंद्र ऐसे करना, तुम ये जो शैलजा हो गई, जितेंद्र, नीतीश हो गई, विशाली, आप 4-5-6 लोग जो अच्छे अच्छे हैं ये बना लेना, और मैं आपको, हाँ मनजिंदर हो जाएगी, तो ग्रुप बना लेना, मैं आपको एक नंबर दूंगी, आप वो ऐड कर लेना। ठीक है मैम। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हेल्प। ओके मैम। ओके, माइनर कोफैक्टर निकल गया। माइनर कोफैक्टर के बाद क्या करना था, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कितना है? ये ट्रांसपोज आ गया, तो यही मेरी क्या आ गई, एडजॉइंट ऑफ इट, यही आ गया एडजॉइंट ऑफ इट। यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, 2x2 में शॉर्ट ट्रिक है, क्या करो बस इनको ऊपर और नीचे से इंटरचेंज कर दो, यहाँ सिर्फ नेगेटिव लगाना है, खत्म। देखो ठीक है, एडजॉइंट निकल गया। हाँ जी मैम। मैम अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ये निकालना हो तो? वो ऐसा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो करो, निकालने ही पड़ेगा। मैम कोफैक्टर बताना एक बार। कोफैक्टर माइनर निकाल लिया आपने? माइनर आते, माइनर भी बता दीजिए। माइनर के लिए जैसे आपको इसका माइनर निकालना है, ये वाली रो कॉलम छोड़ दो, यू विल गेट 1। इसके लिए ये वाला रो कॉलम छोड़ दो, यू विल गेट 2। कोफैक्टर में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो ये एंट्री कौन सी है, A11, तो यहाँ पे कोफैक्टर में आपको निकालना है, ये 1 1 है तो -1 का स्क्वायर कर दो,
तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये जो है वो 1 टू एंट्री है, तो -1 की पावर 3 आ गया ना, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो को फैक्टर में यहाँ एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाने होते हैं, ये दो जगह पे। को फैक्टर में यहाँ दो जगह नेगेटिव लगता होता है। और वही अगर आप को फैक्टर 3x3 में निकाल रहे हो तो यहाँ नेगेटिव लगेगा, नोट दिस डाउन। इन पोजीशंस पे नेगेटिव लगेगा, ठीक है। अच्छा, आप जो फिंगर क्या पूछ रहे थे, एक तो ये एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है तो ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर है। अगर आपको जस्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो ए इस पर n-2 ये डिटर्मिनेंट, साथ में ए आएगा, जस्ट कर लो इसको। मैम स्केयर n-1 का है, क्या? स्केयर जो है वो n-1 का है। हाँ 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 हाँ। मैम एन क्या है यहाँ पे ऑर्डर? हाँ, n है यहाँ a का ऑर्डर। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैम एक थर्ड पॉइंट बता दो एक बार। क्या? थर्ड पॉइंट में क्या बताया आपने, किस चीज का डिटर्मिनेंट है जो थर्ड इक्वेशन है? a का डिटर्मिनेंट की पावर n-2 साथ में a। मैम लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है वो बता दो। एडजॉइंट ऑफ a, हाँ। उसका डिटर्मिनेंट या सिंपली वो? सिंपली कि एडजॉइंट निकालने के बाद एक और एडजॉइंट क्या आएगा? एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। मैम एक वो 3x3 का आप एडजॉइंट पूरा करके बता दो एक बार। अभी शायद कराया तो है 3x3 का एडजॉइंट। मैम वो ठीक है, पर मैम थोड़ी सी ना बाद में आप लास्ट में करवा देना पूरा न्यूमेरिकल। हाँ कोई बात नहीं, लास्ट में करा दूंगी। बस एक न्यूमेरिकल मैम पूरा करवा देना, फिर मैम कर लेंगे। मेरी बात तो सुनो, अभी लास्ट में मैं तो पूरा ही तो कराया था। पहले निकाला था माइनर कोफैक्टर, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिखा था। मैम ये उसी में ना कंफ्यूजन है मैम, वो गलत हो जाता, बस आप लास्ट में एक करवा देना। ठीक है ठीक है। हाँ जी, यही तीनों है। कर लिए, नोट कर लिए ये। मैम ये वो जो प्रॉपर्टी लिखी है आपने, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट n-1, मैम है किदाई क्या? ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ, ਐਡਜॉइंट ਆਫ a ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਓਗੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ a ਦੀ ਪਾਵਰ n-1। हाँ, ਤੇ ਮੈਮ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਡਜॉइंट ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਾवर रेज हो जाएगी। एक और कम हो जाएगी, साथ में ए आ जाएगा। देखो यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट है, ये विदाउट डिटर्मिनेंट है। ठीक है मैम। अब हमें ना इनको सॉल्व करना है, 2x2 एंड 3x3 को। देखो सबसे पहले तो क्या है, पहले आप जो क्राइटेरिया है वो सीख लो, देन वी विल गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कैसे करना है। पहले आ गया ग्रामर रूल। 2x2 में क्या करोगे, डेल ग्रामर रूल। पहले इनका कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट ले लो। डेल 1 क्या है, जब आप फर्स्ट रो को C1 से रिप्लेस कर दो। डेल 2 क्या है, जब आप सेकंड रो को C1 C2 से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कैसे आएगी, डेल 1 ओवर डेल, y की वैल्यू डेल 2 ओवर डेल।
पर यहाँ पे जो डेल है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। डेल मेरा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। अब इसमें क्या हमारे पास केसेस बनते हैं? सबसे पहली बात, अगर डेल मेरा नॉन जीरो है तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन है। आप देखना कि आपके पास एक्स और वाई निकल के आएगा, दैट विल बी यूनिक सोल्यूशन। वी गेट एक्स एंड वाई वैल्यू। ठीक है। अगर मान लो आपका डेल जीरो आ गया, फिर आपको दो चीजें चेक करनी है डेल जीरो में। अगर एटलीस्ट वन ऑफ डेल वन या डेल टू में से नॉन जीरो आ गया, नीचे जीरो बैठा है और आपको ऊपर एक भी नॉन जीरो आ गया, तो क्या होगा? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन। और अगर मान लो आपकी डेल वन डेल टू दोनों ही जीरो आ गए, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर आपके पास इफ वी गेट सोल्यूशन, अगर हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है तो हम कहेंगे जो हमारा सिस्टम है दैट इज कंसिस्टेंट। जो मेरा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। अगर हमें सोल्यूशन नहीं मिले, इफ वी डोंट गेट सोल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो इन तीनों में से कौन सा चाहे सोल्यूशन कंसिस्टेंट है? यूनिक और चाहे सोल्यूशन इनफाइनाइट में नहीं हो। वही बता रही हूँ, इन तीनों में से कौन सा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला केस है? यहाँ तो सोल्यूशन आ रहा है ना, चाहे एक ही आ रहा है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, तो ये दोनों ही कंसिस्टेंट वाले केस है। ये अकेला केस किसका है? इनकंसिस्टेंट। नोट करिए। यही चीज आपको 3x3 में करनी है। ये तीनों ले लिए। डेल वन में क्या किया? पहले को D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दिया, बाकी सेम। डेल टू में दूसरी वाली को D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दिया, बाकी सेम। डेल थ्री को लास्ट वाले D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दिया, आगे वाले सेम। तो आपको क्या करना है? एक्स कैसे मिलेगा? डेल वन ओवर डेल डेल थ्री ओवर डेल। तो सेम वही बात, अगर यहाँ पे आपका डेल नॉन जीरो होना चाहिए, then you will get a unique solution. That is, you will get the values of x, y and z. अगर आपके पास डेल जीरो हो गया, फिर आपको दो चीजें चेक करनी है। अगर तो सारे जीरो आ रहे हैं तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर एटलीस्ट वन ऑफ डेल लाइन नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन। तो फिर नो सॉल्यूशन। देखो जी, करिए। अब क्या है? अब आ जाओ और पते की बात पे। अगर हमारे पास दो ऐसी 2x2 की इक्वेशन है, अब इनको मैं दोबारा से डिस्कस कर दूं लाइक दिस। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है।
अब ना ये क्वेश्चंस के लिए आपको ग्रामर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपली ये पूछ रहा है, इफ यू हैव द ऑप्शंस, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर आपके पास ये वाले सारे ऑप्शन, ठीक है, तो देखो क्या है। बेसिकली ये दोनों लाइनें की तो है, अगर आप देखो हमने 2D कर रखी है, लाइनें कर रखी है। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इस फॉर्म के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही सोल्यूशन आएगा, तो इसका मतलब है यूनिक सोल्यूशन। अगर A1/A2 इक्वल आ गए ओवर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, दैट मीन्स कि दे आर पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल है तो उनमें कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। नो सोल्यूशन। और अगर तीनों ही आपके पास इक्वल है, मीन्स लाइंस आर कॉन्सिडेंट, तो एक के ऊपर एक लाइन होगी। प्लीज म्यूट हो जाओ। लाइंस आर कॉन्सिडेंट। तेरे ते आवाज होनी नहीं। रिकॉर्डेड वीडियो भाई। विकास दी प्लीज आप म्यूट कर लो। विकास दी वीडियो रिकॉर्डेड है। क्लास लाओगे सिक्की तो पहले हमने पाई है रिकॉर्डेड ही पाई। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो आपको क्यों ऐसे क्वेश्चन को क्रैमर वगैरह से देखना कि क्या आएगा, डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा। अब जल्दी से बताओ, अगर इस ऐसा पेपर में क्वेश्चन आया हो तो क्या करोगे? जल्दी से बताओ। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन आ गया। यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस है। 3 is not equal to 2. ਹੁਣ ਮੈਮ नो यूनिक सॉल्यूशन है। मैम अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल ना हो बट B1/B2 C1/C2 के इक्वल हो जाए, फिर उस केस में क्या करेंगे? मैनी सॉल्यूशंस। ऐसे दोनों ही चेक करने हैं ना, पहले तो आप इसी को चेक करोगे, पीछे वाले के पास तो बाद में जाएगा, पहले तो दो ही चेक होंगे ना। ओके मैम। मैम मतलब जो हमने मैनी सॉल्यूशंस। No solution. मैनी No सॉल्यूशंस। solution कैसे आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैम। हाँ जी मैं इनफाइनाइट solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रही है इसके। मैम जो आपने पहले वाला केस बनाया था उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस ही बन रहा था ना? हाँ, ये वाला देखो, ये यूनिक नहीं आएगा मैम। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक कैसे आ गया बच्चे? हाँ ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस 2/1 इक्वल नॉट इक्वल टू 3/1, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो यूनिक सॉल्यूशन। अगला बताओ ये। यूनिक सॉल्यूशन। हाँ ना। No solution.
मैम आप म्यूट हो गए हो। बाकियों को मैम ठीक है। ए बी अगर बी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो बी होगा इनवर्स होगा ए का, या फिर ए इनवर्स होगा बी का। यस ए इज इनवर्स ऑफ बी या बी इज इनवर्स ऑफ अब हम इनवर्स वाले तरीके से भी क्या कर सकते हैं, यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज ये देखो, अगर इनवर्स निकल गया हमारे पास, सबसे पहली बात इनवर्स निकालने का एक तरीका है 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसा क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए का डिटरमिनेंट आई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ये इक्वल, ये ऐसी ही डेफिनेशन नहीं है। अब मैं ना, अगर मेरे पास ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तभी आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तभी एग्जिस्ट करेगा। तो आपको इस फॉर्म का बनाना है ताकि आपके पास इनवर्स निकल आ जाए। तो ये एक्स्ट्रा चीज है ना, इसे डिवाइड कर दो। नाउ यू कैन डिवाइड बाय, क्योंकि इट इज नॉन जीरो, डिवाइड कर दो। अब ध्यान से देखो, ए का इनवर्स क्या आ गया पूरा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। तभी मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी थी। ये भी चीज कई बार पेपर में पूछ लेता है, तो आपको ये सारी चीज याद हो। अब इसकी हेल्प से हम कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करेंगे। देखो, अगर आपके पास ये दे रखा है, तो यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पेन फड़ा नाल ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका ए का काम करेगा, ये आपका एक्स का, और ये आपके बी का, है ना। अब क्या है कि अगर ए का डिटरमिनेंट आप चेक कर लोगे, नॉन जीरो आ गए, ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गए, तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या होगा, आइडेंटिटी, ए इनवर्स इनटू ए, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इनटू एक्स, एक्स। तो आपके पास एक्स यूनिक सॉल्यूशन निकल जाएगा जो कि ए इनवर्स बी के इक्वल है। यही काम आप 3x3 के लिए भी कर सकते हो। वहां पे भी आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स से बी को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द एक्स। ठीक है, तो ये एक्स निकालने का तरीका हो गया। और यहाँ से ये भी पता लग गया, अगर एक्स निकल रहा है तो यूनिक सोल्यूशन है। अगर मान लो मेरे पास ए का डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, देन अगर एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करूं और ये भी जीरो ही आ जाए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। अब कई बार पेपर में एडजॉइंट वाले तरीके से पूछ लेता है, नहीं तो कई बार क्रैमर वाले तरीके से पूछ लेता है। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी करो, अगर नॉट जीरो आ जाए पर ये जीरो था तो नो सोल्यूशन। पर पेपर में क्वेश्चन काफी इजी आए हुए हैं, पता होना चाहिए। कई बार ये भी डेफिनेशन भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो है तो आगे फर्दर किस कंडीशन से फाइनाइट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। देखो जी, मैम यहाँ पे बी क्या है? ये वाला बी, मैम जो इधर लास्ट में ए इनवर्स बाय 1/a के
डिटर्मिनेंट ए के नीचे जो 2 स्टेप्स बताए मैम, एक बार ये रिपीट कर दो। हाँ जी मैम, हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ अगर ए बी बी ए आई हो तो एक दूसरे का इन्वर्स हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास ये रिजल्ट होता है, इसको हमें याद करना है इस वाले को, ठीक है। अब बात ये, यहाँ पे आई था, आई के साथ यहाँ पे कौन बैठा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए तो ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मैं क्या करूँ, डिटर्मिनेंट से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ए के साथ क्या आ गया, जो ए के साथ बैठा होता है, अगर आइडेंटिटी बनी हो, ए के साथ जो बैठा है वो इसका इन्वर्स हो जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, यही तो इन्वर्स है, यही तो चीज यहाँ से आई है। देखो क्या दिक्कत है, ओके मैम, समझ गए। वैसे थोड़ा बताया, कई बार पेपर में ना यहीं से पूछ लेता है। मैम यही जो जहाँ पे आप अभी हैंड रखा है ना मैम, आपने प्रॉपर्टी लिखवाई है, वो ही नहीं पता लग रही थी कैसे लिखी है। नहीं नहीं, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा नहीं, ये आपको याद करना पड़ेगा। सारे कराने सौखे रह गए हैं, तक कराने नहीं इतने ने औखे औखे कराने सौखे भी कराने सौखे क्यों करना, औखे तक जाना है। जो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए ना सारे, चाहे मैंने आपको डिटर्मिनेंट वाले तरीके से बताया, चाहे मैंने आपको एडजॉइंट वाले तरीके से बताया, चाहे हमने क्रैमर किया, अभी तक हमने सिर्फ ये किया ax इक्वल टू बी टाइप का, जो बी है वो मेरा नॉन जीरो था, लाइक ये वाली क्वेश्चन ना तो सी जीरो था, सी वन ना मेरा सी टू जीरो था। मान लो यहाँ मैं जीरो जीरो कर दूँ, अब दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। जहां पे जो जीरो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस में क्या होता है, अभी जैसे हमने किया है, आपने देखा कि नॉन होमोजीनियस में या तो यूनिक आता है या नो सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइट आता है, आपने यही देखा अभी। पर होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता। होमोजीनियस में क्या है, दो ही केसेस अराइज होते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन। इसमें होता ही नहीं कि हमारे पास नो सॉल्यूशन है, क्यों? क्योंकि कम से कम एक्स और वाई तो जीरो मिल ही जाएगा ना, एक्स वाई जीरो रखो जीरो आ गया, एक्स वाई जीरो रखो जीरो आ गया, तो यूनिक सॉल्यूशन तो ऑलवेज ही पड़ा है हमारे पास, कि नहीं? तो यूनिक सॉल्यूशन मेरे पास कब आएगा, अगर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। क्यों? अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए एक्स इक्वल टू जीरो फॉर्म। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, यहां से एक्स जीरो, एक्स जीरो आने का मतलब क्या है कि एक्स और वाई दोनों जीरो हो गए, तो मेरे पास क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें एक्स और वाई दोनों जीरो है, जहां पे डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। इनफाइनाइट में अगर मेरे पास डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो आई हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखो लाइक दिस, इसका बताओ आप आंसर। इसका आंसर बताओ जल्दी से, सिर्फ पेपर में देख के ही बताना। x is equal to minus y. एक सोल्यूशन होगा, दूसरे में ना हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। इसका ए कितना आ गया, Infinitely minus 3. दैट कितना And आ its गया, determinant is 0. तो कितने सॉल्यूशन हुए,
इनफाइनाइट। सॉल्यूशंस इस केस में देखो डिटरमिनेंट कितना है? Non-zero. Unique solution 6 minus 1 5. यूनिक सोल्यूशन। मैम होमोजेनियस में तो फिर क्रैमर रूल तो लगेगा ही मैम इसमें। क्यों? फिर तो वो एक कॉलम जीरो जगह उसका डिटरमिनेंट तो सभी का जीरो आएगा। तभी हम इसको क्रैमर से कर नहीं रहे हैं ना, क्रैमर तभी हम नॉन होमोजेनियस के केस में लगाते हैं। इसमें तो करना है, देखने कुछ नहीं है, इजी है, तभी हम होमोजेनियस अलग से पढ़ लेते हैं। अब कई बार आपको पेपर में ऐसा दिया हो सकता है और कहेगा फाइंड ए इनवर्स, ये आया हुआ क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। अगर वो पूछ रहा है ए इनवर्स निकालो तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि इसका ए का डिटरमिनेंट पक्का नॉन जीरो होगा, तभी वो ए इनवर्स कहने निकालने को कह रहा है। ठीक है, नीचे ऑप्शन भी आपको दी होगी इनवर्स की, अगर ये नॉन जीरो होगा तभी निकालने को कहा ना, तो कैसे करेंगे? आइडेंटिटी एक तरफ रख लो, बाकी उधर ले जाओ। ठीक है, आइडेंटिटी के साथ 2 है उसको भी उड़ा दो। आई को ए से डिवाइड कर दो, इधर भी। अब 3/2 के साथ कुछ नहीं रहा, ए कट गया, तो इसके साथ एक्स्ट्रा आइडेंटिटी जोड़ दो, आई बाय ए को ए इनवर्स लिख लो। तो दिस इज अवर आंसर। इतना इजी क्वेश्चन हर साल पेपर में आया हुआ, ए इनवर्स पूछता है बस, काफी इजी क्वेश्चन पेपर में आता है ये। कर लिया? एक क्वेश्चन जरा और देख लो। मैट्रिसेस का बनाया नहीं क्या अभी तक प्रीवियस ईयर? नरेंद्र है यहाँ पे? हाँ जी मैम। एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, जरा देख के बताओगे 2021 का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का 3 इक्वेशन दी हुई थी, किसी के पास भी इस टाइम हो तो देख के बता दो, क्वेश्चन करा दो। देख दो मैम। ये है मैम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलो। x plus 2y is equal to 7 minus 3x minus 6y is equal to 21 इक्वल टू 21 21 21। प्लस का है मैम
यही हाँ जी, ऑप्शन एक है। और क्वेश्चन है वो जिसमें 3 इक्वेशन है। ये तो 2 वाला ही है, साइंस के पेपर में है ये 2 वाला। क्योंकि मैथ्स में आया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इस बार आपको आ जाए। तो जस्ट वेट, मैं क्वेश्चन क्रिएट कर मैम ये वाला तो नहीं है 2x + 3y - 3z = 0? नहीं 3x 2 वेरिएबल का ही है शायद। यही वाला मैम? अच्छा ये मैम ठीक है। 2 वेरिएबल का मैम मेरिटोरियस पर 2022 वाला क्वेश्चन है। कोई है जिसमें 3 इक्वेशन है? हाँ जी मैम। हाँ बोलो। x + y + z = 6। नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, रुक जाओ। जैसे ये क्वेश्चन है ऐसा एक पेपर में आया हुआ है, बस एक थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होगी। उसने इसके लिए पूछा था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बोलो कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या करना है आपको, सुन लो। मैंने ग्रुप में सेंड किया है तो वो देखना, वो वाला क्वेश्चन तो नहीं है। बस आप अब, हाँ मैं देख लेती हूँ, पहले आप ये वाला करो। अब ऐसा ही क्वेश्चन है, बस ज्यादा फर्क नहीं है, स्टेटमेंट का ही फर्क है। ये वाला करो। आपको इस केस में क्या करना है, दिस इज सबसे जो हटके क्वेश्चन है। कोई भी 2 इक्वेशन लेके सॉर्ट कर लो जो आपका मन करे। जल्दी से 2 इक्वेशन कोई भी सॉर्ट करो, बताओ कितना आंसर आया, एनी 2। जैसे मैं पहली 2 ले रही हूँ, इसको मैंने सॉर्ट किया, कितना आएगा? देखो इतना आ रहा है सबका, चेक करो। मैम y1, यस मैम, x3। ये आ रहा है सबका। अब जो आपके पास सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन इसके अकॉर्डिंग आया, आपने कहा यूनिक सोल्यूशन, नो, गलत। आप पहले जो यहाँ से जो एक सोल्यूशन आए, चेक करो क्या वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। चेक करो ये क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस मैम, 3 3 ये इसको भी 9 + सेटिस्फाई 1 कर रहे हैं, 10। सेटिस्फाई। ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन। अगर मैं इसकी जगह ये ना करती, ये कर दूं, अब बताओ क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? मैम नो। तो फिर इस केस में कहूंगी नो सोल्यूशन। अगर ये वाला सेट आ गया तो यूनिक सोल्यूशन, अगर इसके साथ ये वाला सेट आ गया तो नो सोल्यूशन। क्योंकि आपने पहले 2 से जो सोल्यूशन निकाला था वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। क्वेश्चन क्या है कि आप वो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ जो सबको सेटिस्फाई करे। अगर इसको कर जाए इसको ना करे तो नो सोल्यूशन ही आएगा ना। देखो यस मैम। ठीक है, समझ आ गया? ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, अच्छे से कर लो। मैम वैसे तो पहले कहने हैं ना कि 2 वेरिएबल्स होंगे तो 2 ही सेट ऑफ इक्वेशंस होंगे, मतलब जिन्ने वेरिएबल्स होनी उन्नी सेट ऑफ इक्वेशंस होंगे। हाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन आया है की दिक्कत है? मैम एक बार दोबारा ਦੱਸ सर। मैम इस केस च इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनणगे फिर कदे? क्या? इस केस च इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनणगे ही कदे? हाँ बन सकते हैं। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ?
मैम इन जब दोनों दो से सॉल्यूशन निकालो। ये दो तो को मैम ऐड वैसे था। दो को ऐड करके थर्ड इक्वेशन बन जाए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। आप ये अगर इन दोनों से सॉल्यूशन निकालोगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। ये देखो रेशो देखो, तो ये दोनों इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे ना, ये वाले। हाँ जी। आप यहाँ से कोई सॉल्यूशन निकालो, जब 2 + 2 4, 3 + 1 4, 1 + 3 4, इन तीनों को यहाँ बिठाओ, देखो आ रहा कि नहीं। हाँ जी मैम, करेगी सेटिस्फाई क्योंकि उसका ही मल्टीपल तो है ये। अब अगर 2 सॉल्यूशन आ जाए ना, 2 सॉल्यूशन, तो उसका मीन होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है मैम। 2 सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, ये लाइंस है। 2 सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ 2 लाइनों में 2 पॉइंट कॉमन है, तो बाकी भी तो कॉमन आ जाएंगे। ठीक है मैम। मैम ये भी होता है ना वैसे, दो को ऐड करके अगर थर्ड इक्वेशन बन जाए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। हाँ, थोड़ा अपना अपना तरीका है अंडरस्टैंड करने का। जैसे आपने ये याद कर रखा है, ठीक है। मुझे ऐसे ज्यादा ठीक रहता है कि कॉन्फिडेंट लाइंस है, एक के ऊपर एक है, तीनों लाइंस एक ही लाइन के ऊपर आ गई, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैम ये इधर वाला एक बार दोबारा बता दो, यूनिक और नो। मैं ये कहती कि अगर कोई आप भी इन टू दोनों लाइंस को को सॉल्यूशन सॉल्व निकालो, करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तीसरे में पुट करेंगे। अगर सेटिस्फाई करगी तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर नहीं सेटिस्फाई करी तो नो सॉल्यूशन। बस आप 2 ठीक से है मैम, सॉल्यूशन थैंक यू मैम। निकालो, 2 से सॉल्यूशन निकालो, जो सॉल्यूशन आए उसको तीसरे में पुट कर दो। अगर तो वो इसको भी सेटिस्फाई कर गया तो तीनों के लिए एक ही सॉल्यूशन आ गया ना, यूनिक आ जाए। आपने यहाँ से सॉल्यूशन निकाला, मान लो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जैसे नहीं कर रहा है, तो जो आपने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, जो इनको सेटिस्फाई कर रही थी, वो इनको तो कर ही नहीं रही। पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो तीनों को सेटिस्फाई करे, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा प्रभजोत। ठीक है देखो क्या मैम, समझ में आ रहा है? हो गया मैम, याद हो गया अभी, पहले याद नहीं हुआ था। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। जीरो रोज। नॉन जीरो इन मैट्रिक्स। दूसरी बात, अगर ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो उसका जो रैंक है वो क्या होगा? दैट विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, मैं फिर कह रही हूँ ऐसी चीजें पेपर में यूज होंगी, बार बार पूछ भी लेता है। आज ये लगा लो कि अब से जो मैं लिख रही हूँ ना, वो थोड़ा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके ज्यादा लिख रही हूँ, कि टाइम इतना है नहीं है, बट पेपर को आपको क्रैक करना है। जैसे इसका रैंक होगा, वो क्या होगा? दिस इज द रैंक ऑफ ए, ऐसी नोटेशन है। लेस देन इक्वल टू मिन ऑफ mn, कितना है? 3 × 2 की मैट्रिक्स, 3,2, तो इसका रैंक 2 या 2 से कम ही रहने वाला है, ज्यादा नहीं रहेगा। अगर 2 मैट्रिक्स का रैंक की प्रोडक्ट पूछ ले तो क्या होगा? मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी, बट ग्रेटर देन इक्वल टू एन, क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैम जैसे क्वेश्चन हैगा, ए कोई भी इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैगा, बी कोई होर मैट्रिक्स है, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ए बी ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? दोबारा बोलो। ए कोई इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, बी कोई भी मैट्रिक्स हैगी,
ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਬੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਰੈਂਕ ਆਫ ਬੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਊਗਾ? पहली ऑप्शन है कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। सुन लो ए वर्टिकल होने का मतलब क्या है? मतलब कि n क्रॉस n ही है इसका। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। आगे जो भी मैं कराने वाली थी ना ये उसके ज्यादा बेस्ड है। सुन लो, चलो ये सुन लो अगर आपको याद। आपको पता है कि वर्टिकल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो रैंक कितना होता है? उतना ही होता है। हाँ जी, नहीं, उसके ऑर्डर होता है उसके। हाँ, अब आप रैंक ऑफ ए बी को जज करना चाहते हो तो मिनिमम ऑफ एन कॉमा रैंक ऑफ बी आएगा। हाँ जी, यहाँ पे एन प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन आएगा। हाँ तो जी, रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी मिन ऑफ। अब आप ये देखो दोनों में से मिनिमम क्या होगा? या तो एन खुद ही होगा अगर रैंक ऑफ ए बी भी एन हुआ, अगर रैंक ऑफ बी छोटा हुआ तो रैंक ऑफ बी आ जाएगा कि नहीं? बोलो। यस दो मैम। cases बन रहे हैं। डिफाइन कर रहे हैं हम, तो जितने इसमें कॉलम होंगे उतनी रोज होंगी। दो केसेस बन रहे हैं। या तो रैंक ऑफ जो बी है वो एन ही होगा हाँ जी, या रैंक ऑफ बी एन से क्या होगा? लेस होगा। कम होगा। अब ध्यान से देखो पहले केस में अगर रैंक ऑफ बी एन ही हुआ, एन ये भी एन हो गया तो दोनों का मिनिमम क्या आ गया? एन नहीं आ जाएगा वो तो। एन है क्या? किसका रैंक है? बी का। तो यहाँ पे रैंक ऑफ बी ही आ जाएगा। हाँ जी, यस मैम। तो तो दोनों ये equal उसके आ के बराबर। दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है मैम। अगर मान लो अब एन से कम हो गया, 2 3 4 कुछ भी हो गया, एन से कम या उससे इक्वल, और यहाँ पे रैंक ऑफ बी क्या है? ये। अगर ये कम हो गया जितना भी होगा उतना ही इधर नहीं होगा जितेंद्र? मैम क्या? जितना मान लो रैंक ऑफ बी एन से कम हो गया हाँ कुछ जी, तो हाँ जी, लेट हाँ जी। करोगे ना? कुछ तो लेट करोगे। कितना हाँ जी। करोगे? कितना लेट करोगे? n-1 मान लिया चलो। n-1 मान लिया तो यहाँ पे फिर दोनों में से मिनिमम कितना आएगा? n-1। अब रैंक ऑफ बी अगर n-1 है तो इधर भी तो n-1 आ गया। हाँ जी, तो रैंक ऑफ ए बी कितना आ गया? n-1 रैंक वो ऑफ किसके बी इक्वल है? आ गया। तो हर केस में क्या आ रहा है? रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू बी। तो एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है। मैं सीधे ही रिजल्ट कभी रट्टा मरवाती, प्रूफ कर लो उसके बाद याद कर लो कि अगर किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को एनी मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रैंक ऑफ ए बी क्या होता है? रैंक ऑफ बी। ठीक है मैम। अब आप ये कंक्लूड कर सकते हो। क्योंकि इन्वर्टिबल खुद दूसरों को और जीरो नहीं देगी ना, सोच के देखो। इन्वर्टिबल क्या हुआ? जिसने दूसरे पे कोई इफेक्ट ही नहीं डाला, दूसरे को और ज्यादा दूसरे की रोज को और ज्यादा जीरो नहीं बनाया। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, रैंक के क्वेश्चन है? नहीं मैम रैंक का नहीं है, वो डिटर्मिनेंट का है। अगर डी डिटर्मिनेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है, इसका मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर n है, तो अगर हम इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा? एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n। हाँ जी, और इसका डिटर्मिनेंट है वो d है। डी। एडजॉइंट ऑफ b का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डी रेज़ टू पावर n-1। कि बी की पावर n-1 अगर इसका डी है। ठीक है मैम। पावर n।
एक्सक्यूज मी मैम, मैम ए इनवर्टिबल का मतलब ये तो नहीं है कि ए इनवर्स हम ए इनवर्स एग्जिस्ट करता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम मतलब ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तब हम बोलेंगे पी ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी। रैंक ऑफ के क्या कह रहे हैं? यस मैम, रैंक बोल रहे हैं वो यस पी को। यस मैम। हाँ हाँ, तो ये तो अभी कराया है ना, जब इनवर्टिबल से मल्टीप्लाई करोगे रैंक को फर्क नहीं पड़ेगा। मैम एक ये क्वेश्चन भी बता दो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो कैसा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक? तभी तो कहा, ये देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आज ही करा के रखी हूँ अभी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, सुनो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। डिटर्मिनेंट क्या आता है? एक नंबर आएगा प्रॉब्लम, हाँ जी मैम। तो के इंटू आई टाइप हुआ ना, स्केलर मैट्रिक्स आएगा ना आंसर? मैम एक मैम जे के 1 हो गया फिर आइडेंटिटी हो जाएगा। पर आइडेंटिटी भी तो स्केलर में ही आती है नरेंद्र। ठीक है मैम। मैम एक आइडेंटिटी से ज्यादा अच्छा जो रिजल्ट सॉरी आंसर है पेपर में वो स्केलर है। उसमें यूनिट ठीक है यूनिट मैम। मैट्रिक्स ऑप्शन भी है मैम, तो स्केलर को ही टिक करेंगे। स्केलर टिक करें, स्केलर ही आएगा। स्केलर तो यूनिट को भी लेके बैठ रहा है। मैम एक शीट में ना यूनिटरी मैट्रिक्स का क्वेश्चन था मैम उसमें ना उन्होंने बोला था कि वो सारी वैल्यूज रियल है, बट अगर इमेजिनरी होंगी, मेरा डाउट वो था कि तब भी ऑर्थोगोनली आएगा। आपने ये कहा? यस मैम। मैम उन्होंने ये बोला था यूनिटरी मैट्रिक्स में सारी वैल्यूज जो हैं वो रियल हैं। यूनिट मॉडुलस होती है, उनका मॉडुलस मान होता है। मैम 1 मिनट में क्वेश्चन ही बोलती हूँ आपको। रुक जाओ, मैं आपको बना के बताती हूँ। यहाँ भी पता होना चाहिए ना कि रियल है कि कॉम्प्लेक्स है खुद मैट्रिक्स। मैम ये गिवन है भी मैट्रिक्स है ना, मैम तो रियल उन्होंने मैट्रिक्स है। रियल ही बोला ए को। ये वाली मैट्रिक्स चेक करो जल्दी से। ए का ट्रांसपोज इनटू ए करो, कितना है? देखो ऑर्थोगोनल है, देखो मैम यूनिटरी मैट्रिक्स में चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी वैल्यूज हो, ये कंडीशन होल्ड करती है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। यूनिटरी में होता है ए थीटा ए, ये वाली यूनिटरी की है। अगर रियल होंगे तो थीटा ट्रांसपोज बन जाएगा, बस मैम यही डिफरेंस करना ना हमें। अब ये भी तो यूनिटरी है ना एक तरह की। यस मैम। ये यूनिटरी है। आप क्या निकालना चाहते हो बताओ? बोलो क्या निकालना? मैम मैं ये पूछ रही कि जब ये यूनिटरी मैट्रिक्स में जो ए है रियल होता है, तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसकी सारी एंट्री रियल है, तो जो मैट्रिक्स है वो क्या होएगा? मैम उन्होंने क्वेश्चन ये बोला है, इफ यूनिटरी मैट्रिक्स ए इज रियल देन ए ऑप्शन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी ऑप्शन हार्मिशियन और डी ऑप्शन है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल हो जाएगी ना, क्योंकि ये देखो ए थीटा ये यूनिटरी है, इसमें रियल एंट्री बिठा दी तो थीटा का तो काम ही नहीं रह गया।
थीटा का मतलब क्या होता है? जिसमें कॉन्जुगेट हो। अगर रियल आ गई तो कॉन्जुगेट का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये अब ये यूनिटरी की वो ऑर्थोगोनल की बन गई। ओके मैम। मैम हम ये बोल सकते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स में ए थीटा आई के इक्वल होता है और ऑर्थोगोनल में ए ट्रांसपोज आई के इक्वल होता है, मतलब ये दोनों एनालोगस है एक दूसरे के। ये ही कल क्लास में कराया भी था कि ये कलर ये ऑर्थोगोनल है, ये यूनिटरी है। ओके। फर्क है, कोई कॉन्जुगेट पे ही फर्क है। अब रैंक निकालने का क्या सकते हैं कि आप किसी मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म में चेंज कर दो। मतलब नीचे से जीरो बनानी शुरू कर दो, जैसे कि इससे ऑपरेशन लगाओ, क्या ये जीरो बन रही है? ये देखो, यहाँ ऑपरेशन लगाओ R3 माइनस 3 ऑफ R1, क्या बना? 0 0 0 बन गई। अब आप और जीरो बनाओ, इसको जीरो बनाओ, सिंपली इसको इसमें से माइनस करोगे, इसको इसमें से क्या 1 0 0 0। और ज्यादा जीरो तो बन ही नहीं, चेक कर लो। ज्यादा से ज्यादा इसको इसमें से माइनस कर दोगे और पूरी पूरी रो तो जीरो बन भी नहीं, तो कितनी नॉन जीरो रोज आ गई? तो यही आपका रैंक है। देखो जी, आया समझ में रैंक? मैम एक छोटा सा डाउट और है कि अगर हमारे पास ऑर्डर n क्रॉस n है तो रैंक n से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। आप यहीं पे देखो, अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो आप चार नॉन जीरो रोज ले कहाँ से लेके आओगे? रैंक का मतलब समझो ना कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अगर है ही 3 तो 4 कैसे लेके आओगे? ओके मैम। मैडम जो ऑपरेशंस हैं एक तरफ ही लगाने, रो पर ही लगाएंगे या कॉलम पर भी लगा सकते हैं एक साथ? सर फायदा नहीं है कॉलम पे लगाने का। वो आप ठीक है कि रो को कॉलम एक्लोन फॉर्म में भी कर लो, बट सेम ही आएगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो रैंक है वो मिनिमम ऑफ m एंड n है। तो अगर आप रो पे लगा लो तो ज्यादा बेटर है। वो अगर मैम आपने एक बार रो वाले शुरू कर दिए तो रो ही लगाने, अगर एक बार कॉलम शुरू कर दिया तो फिर कॉलम ही लगाना। अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए हमें करते हैं ना ये। अभी तो यहाँ पे रो एक्लोन फॉर्म हम रैंक निकालने के लिए कर रहे हैं बच्चों। हाँ जी मैम। मैक्सिमम जीरोस बनानी होती है नीचे से। यस मैम। अगर एक बार रो लगाना शुरू कर दिए तो रो ही लगाओगे, कॉलम लगाना शुरू कर दिए तो कॉलम ही लगाओगे। अब रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है देखो। मान लो ए आपकी कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, प्रोसीजर सुन लो। आप पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, अगर नॉन जीरो आ गया तो सीधा रैंक उतना ही रुक जाएगा n। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो अब जो रैंक है वो n तो नहीं होगा, कम हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, अब आप क्या करोगे, टेक ऑल माइनर ऑफ n माइनस 1 क्रॉस n माइनस 1, एक एक कम वाले माइनर ले लोगे। अगर ऑल माइनर, अगर एटलीस्ट वन ऑफ माइनर का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया तो अब ए का जो रैंक है, सॉरी
जो ए का रैंक है, क्योंकि एक नॉन जीरो आ गया तो अब n-1 पे ही रुक जाएगा। अगर ऑल माइनर का डेट डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो अब इसका रैंक n-1 से भी कम हो जाएगा। ये प्रोसीजर आपको चलाना है, क्वेश्चन कराती हूँ ज्यादा क्लियर हो जाए। अगर एक बार भी नॉन जीरो आ गया तो n-1 ही होगा। हाँ बताती हूँ, ये देखो जल्दी से इसका डिटरमिनेंट बताओ। वन नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया तो यस इसका मैम, रैंक अब 3 ही हो गया। यस मैम 3 आ गया। देखो समझ आ रहा है? यस मैम, यस मैम। अगर मान लो रैंक ए मैट्रिक्स ये है, इसका डिटरमिनेंट बताओ। 0 है डिटर्मिनेंट। तो अगर रैंक इसका 3 नहीं होगा, लेस देन 3 हो जाएगा। 3 नहीं होगा, 3 से कम हो जाएगा। अगर 3 से कम हो गया, अब बात ये कि 2 आएगा कि 1 आएगा। अब आप टेक ऑन 2x2 माइनर, आप एक 2x2 का ये वाला माइनर लेना, बताओ इसका डिटरमिनेंट कितना है? -2 नॉट नॉन इक्वल जीरो टू आ गया। क्या कहना था? अगर एक Rank. भी माइनर नॉन जीरो आ गया तो वही रैंक रुक जाएगा। रैंक अब कितना हो गया? 2 आ गया। देखो क्लियर है? देखो जी, इसका देखो, जल्दी से डिटरमिनेंट बताओ। 0 1 डिटरमिनेंट so 0 तो determinant रैंक 0 मैम rank इसका less 1 than हो 3 जाएगा, रैंक 1 आ जाएगा। अब आप कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स ले लो, 2x2 का माइनर ले लो n, ऑल 2x2 माइनर है 0 डिटरमिनेंट, minute 0 इसलिए अब जो रैंक है वो 2 भी नहीं रहा। तो अब रैंक कितना होगा? पक्का 1 ही होगा। 1 अब आप कहोगे रैंक 0 क्यों नहीं चेक किया? रैंक किसी मैट्रिक्स का तभी 0 होता है अगर वो खुद मैट्रिक्स 0 हो। इसी का रैंक 0 है। अगर कोई आपके पास नॉन जीरो है मैट्रिक्स तो इसका रैंक हमेशा 1 या 1 से ज्यादा ही होगा। देखो जी क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन था ना जैसे अभी आपने करवाया कि हाँ। एक मैट्रिक्स है वो था ये 0 0 0 वाली थी 3 × 3, तो मैम उसका रैंक जो है वो 0 ही होएगा, मतलब 3 नहीं होएगा ना फिर? कौन से वाली? मैम जिस तू ये मैट्रिक्स कड्डी है ना, मैट्रिक्स अज्यूम कीती है 0 0 नहीं आ वाली 0 0 वाली, हाँ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਂਝ ਜੇ ਦੇਖੀ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ 3 × 3 है ना, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਂਕ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ 3 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ 0 ਆਏਗਾ है ना? हाँ जी ठीक है। दो मिनट का ब्रेक है, बस अभी स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट करना आइगन वैल्यू। 2 मिनट का ब्रेक है।
पिछली वाला रैंक कितना था? एक्सक्यूज मी। हेलो, इज देयर एनीवन? हाँ जी। पिछला रैंक कितना था? मेरा फोन ऑफ हो गया था। जो 1122 वाली लास्ट, इससे पहला जो रैंक 22 कितना? 1 है। 1 ओके, थैंक यू। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਉਹ 111 222 हाँ जी, 2233 वाली। ਉਹਦਾ 1 हाँ ਹੈ जी, रैंक 1 ओके, है। थैंक यू सो मच। नल मैट्रिक्स का रैंक 0 होगा? हाँ जी। क्लास ओवर होगी? नहीं, ब्रेक चल रही है। वो मैम कहते कि 2 मिनट की ब्रेक है ते आंदे आ फिर कंटिन्यू करेंगे दोबारा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। देखो आइगन वैल्यू क्या होती है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर आप इसको किसी एक्स से मल्टीप्लाई करो और लैम्डा एक्स आ जाए, तो जो यहाँ पे लैम्डा क्या है, वो क्या है? आइगन वैल्यू ऑफ ए। वो ए की आइगन वैल्यू है, और जो एक्स होगा वो क्या होगा? आइगन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लैम्डा। लैम्डा के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास आइगन वेक्टर आया ए का। जैसे कि अच्छा, अब इसको क्या करेंगे? ए माइनस ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, इधर ले आए। तो ए माइनस लैम्डा, लैम्डा क्योंकि कोई स्केलर है, कोई नंबर है, तो आई लगाना पड़ेगा ना इसके साथ, एक्स इक्वल टू 0। अब हम सबको ही पता है कि होमोजेनियस सिस्टम है, एक तरह जो अभी लिखवाया था होमोजेनियस सिस्टम है, इसकी वैल्यू 0 0 तो आ ही जाएगी। पर हम नॉन जीरो एक्स में इंटरेस्टेड है, तो अगर हमें ये नॉन जीरो चाहिए तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। मतलब कि हमें लैम्डा अगर कोई नॉन जीरो आइगन वैल्यू चाहिए तो इसका बस डिटरमिनेंट आप क्या रख दो? 0 रख दो। ठीक है, जब आपने इसको 0 रखा तो क्या होगा? यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसको आप 0 रखो, वी गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा। और लैम्डा की इसी वैल्यूज को क्या कहते हैं हम? आइगन वैल्यूज। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0, ये मैट्रिक्स है। मैं कहूँ आप इसको, आप इसके आइगन वैल्यू इक्वेशन के ब्रैकेट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है मैम। ए माइनस लैम्डा करो, कितना आया?
1 1 माइनस minus लैम्डा lambda 3, 0 2 minus lambda. ये आ गई। इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 रखो। डिटरमिनेंट कितना है 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर। मैम सीधे लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, एक 1 आ गई, 2 आ गई। 1 and 2 मैंने कुछ और भी बताना है जितेंद्र, सुनो। ये आ गया। इसी इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। समटाइम पेपर में यही पूछ लेता है, क्या करें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 रख के जो यहाँ से ये रूट्स बनेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 और 2, दीज आर आइगन वैल्यूज। ठीक है, आइगन वैल्यूज। अब साथ के साथ लगे हाथ कैले-हैमिल्टन थ्योरम भी सुन लो, क्या कहती है कैले। कैले-हैमिल्टन थ्योरम कि जो हर मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज। अच्छा, अब ना पेपर में एक क्वेश्चन और आया हुआ था, लेक्चरर का एड्रेस है, पता नहीं कौन सा। एवरी मैट्रिक्स नहीं होता, हर मैट्रिक्स नहीं करती। जैसे स्क्वायर ये मैट्रिक्स 2 3 1 1 2 ये वाली नहीं करती। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये गलत है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। पता क्या है, वहां ट्रू फॉल्स दिया होता है, हम वहां पे स्क्वायर वाली चीज पढ़ते ही और टिक कर देते हैं कि ये करेक्ट है। स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा होना बहुत जरूरी है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ से क्या आया, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 के साथ क्या लग जाएगा, i इक्वल टू 0। तो ये ट्रू हो, ये कहती है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। हाँ जी, अब यहाँ से दो रूट निकले, लैम्डा इक्वल टू 1 और 2, दीज आर कॉल्ड आइगन। अब पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना करें, शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए। सबसे पहले चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, इसमें आइगन वैल्यूज उसकी डायगोनल एंट्रीज इक्वली होंगी। इस केस में आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, डायगोनल एंट्रीज आइगन वैल्यूज। जैसे कि इसकी बताओ जल्दी से आइगन वैल्यू क्या होगी। इवन वो वाले क्वेश्चन 1 2 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4 5 6 5 6 इसकी 5 1 6 इसकी 3 4 इसकी 5। यही क्वेश्चन आपको पिछली बार पेपर में साइंस को आया हुआ। पता क्या दिया हुआ था पेपर में, ये पूछा कि इसके आइगन वैल्यू बता दो। A11 A22 A23 1 1 8 2 2 8 3 3 यही तीनों आइगन वैल्यू थी वहां पे, यही आंसर था। मैम ये आइगन वैल्यू वाले क्वेश्चंस है सारे उसी असाइनमेंट में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं हुआ तो नहीं, उसमें है, देख लेना है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज।
और ये होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अब अगली ट्रिक देखो, ये भी यूज होगी तभी लिखवा है। अगर मान लो रो सम या कॉलम सम, लास्ट वाला किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ yes आइगन। yes row sum column sum is the same, then it is eigenvalue, it is eigenvalue। जैसे ये वाला देखो, इसके eigenvalues बताओ जल्दी से। 2 3 6 इसका सम करो, 6 आया, सेम आ गया, so 6 is one of its eigenvalue। वहां एक eigenvalue 6 आ गई। अगला ट्रिक देखो, अगर इफ ith entry in ith row या column is non-zero and the rest are zero, then it is eigenvalue। जैसे कि मान लो ये वाला क्वेश्चन, इसकी आइगनवैल्यू पूछनी है सारी। पहली कॉलम में पहली ही एंट्री नॉन जीरो है, बाकी जीरो है, तो 3 इज आइगनवैल्यू। यही चीज ऊपर लिखी है, पहले कॉलम में पहली एंट्री ही नॉन नेगेटिव है, बाकी जीरो, तो 3 इज आइगनवैल्यू। थर्ड कॉलम में थर्ड एंट्री ही नॉन जीरो है, बाकी जीरो है, तो इट इज आइगनवैल्यू। चलो एक रह गई, अब निकालने कैसे निकालेंगे? हमें पता है ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगनवैल्यू। ट्रेस कितना आया है? 6 plus 3 plus 8 17 ट्रेस आ गया। अब मान लो एक आइगनवैल्यू लैम्डा है उसकी, मुझे पता नहीं, तीनों को ऐड करो 17 रखो, तो एक बची हुई लैम्डा क्या है? 6। मैम ये तो फिर सीधे हो गया, भी डायगोनल एंट्रीज ही आइगन वैल्यूज होंगी। नहीं बन रहा, अपर लोअर ट्रायंगल बन ही नहीं रहा ना डायगोनल। फिर मैम आई का लैम्डा की वैल्यू वही है, ये बाय चांस आ वही है मैम, वही आएगी, हर केस में वही आएगी। नहीं आएगी मैम, आएगी क्योंकि हम उसमें से वही तो माइनस कर रहे हैं, ऊपर वाली और एक नीचे वाली, तो बीच वाली वही रह जाएगी। पर अगर मैं यहाँ पे अपनी सारी चीजें मैम कर लूं तो मैम ने तो लास्ट भी ली है ना, अगर वो ना होएगा मतलब अगर मैं लास्ट ऐसा मतलब ऐसे डेंजरस रिजल्ट याद ना करो। देखो डायगोनल है तो याद कर लो, अपर ट्रायंगल है तो याद कर लो, लोअर के लिए याद कर लो, मैं भी कहूंगी आप इसके लिए याद करो। ठीक है मैम। फिर ना क्वेश्चन में जो पेपर में बेफालतू का क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपको आता भी होता है बहुत इजी ट्रिक से, आप ऐसे ही गलतियां कराते हो। वहां पे तो दिमाग ही बंद हो जाता है। चलो भाई बाकी चला लेना, जतिंद्र का बंद हो जाएगा, ठीक है? नहीं मैम, सही बात है, जितनी शॉर्टकट ट्रिक्स पहले कितना भी कुछ आता हो सब कुछ बंद, वहां पे तो सिर्फ लॉन्ग मेथड ही ध्यान में रहते हैं, अभी ये तो ऐसे ही होगा।
एक्सक्यूज मी मैम, मेरी स्क्रीन चली गई है, सबकी चली गई। साडी भी चलेगी। स्क्रीन सभी की चली गई है। हाँ जी सभी की चली गई। यस। आज सुबह किसी ने फिजिक्स की क्लास लगाई थी? हाँ जी लगाई थी। हाँ जी लगाई थी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर करवा दिया मैम ने? एमपी करवाने यस के बाद करवा फिर दिया। वो करवा रहे हैं बुलियन अलजेब्रा वगैरह। बुलियन अलजेब्रा कराया था? इलेक्ट्रॉनिक्स बुलियन के अलजेब्रा मैप भी आपको कंप्यूटर बस उसमें के मैप के बारे में बता रहे थे, के मैप का थोड़ा सा रह गया। वो सिलेबस में है? बीएचपी करवा दिया। की वाला सिलेबस में है? होगा। मैम लेगी क्लास अब तो नहीं लगता। मैम दोबारा ज्वाइन करेंगे। साल हो गए मैम को जितेंद्र, आपने मैम को केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स के लिए मैसेज कर दिया था? हाँ जी हाँ जी। आपके पास जीओसी की और स्टीरियो केमिस्ट्री की है हैंड रिटन नोट्स? हाँ जी। मैम अपर ट्रायंगुलर वाला केस बता दो एक बार, अपर और लोअर में क्या कैसे? अपर ट्रायंगुलर है ना, यहाँ जो डायगोनल एंट्रीज है वही आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है मैम जो हम ट्रेस लेते हैं तो वो मतलब वो अपर और लोअर में ना हो डिटर्मिनेंट फिर भी मतलब ट्रेस आ हाँ, जाएगा। वही ट्रेसों में क्या लिखा है, सम ऑफ आइगन एंट्रीज। ठीक है, तो उसके साइड वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो चाहे नॉन जीरो हो चाहे जीरो हो, हाँ उससे कोई। उसमें ट्रेस में कोई लेना देना नहीं है, ट्रेस में तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मैम। आगे देखो, अगर किसी ए मैम मैट्रिक्स जो आपने अभी सम वाला बताया था ना, रोज में सम कॉमन आ जाए तो हम उसमें एक वैल्यू जैसे 6 आ गई तो दूसरी वैल्यू उसके लिए कोई मेथड है? वो वैसे ही क्वेश्चन देगा ना फिर पेपर में, मैंने तो यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था एक ही बताने के लिए। ओके मैम। अगर ए मैट्रिक्स की ये वैल्यूज है तो ए स्क्वायर की कितनी होगी? स्क्वायर हो जाएगी। ए की पावर एन की कितनी हो जाएगी? एन पावर कर दो। अच्छा, तो ए इनवर्स की कितनी हो जाएगी? प्रोवाइडेड कि ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, ए इनवर्स निकलता हो तो 1/λ1, 1/λ2, 1/λ। एडजॉइंट ऑफ ए की कितनी होगी? हाँ जी, अगर हमने एडजॉइंट ऑफ ए की निकालनी है तो वो क्या होता है? ए इंटू ए का डिटरमिनेंट आई होता है। अगर हमने एडजॉइंट ऑफ ए की निकालनी है
तो ए का डिटरमिनेंट आई ओवर ए हो गया, तो ए का डिटरमिनेंट आई ओवर ए इनवर्स हो गया। तो आप पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए साथ में ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज लिखोगे बाय लैम्डा, ए का डिटरमिनेंट बाय लैम्डा 2, तो ए का डिटरमिनेंट बाय लैम्डा n। एक चीज और, अगर ए की आइगन वैल्यू ये है तो k इंटू ए की कितनी होगी, k से मल्टीप्लाई कर दो, k इज नॉन जीरो। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करेंगे जैसे उसने क्वेश्चन दिया था। आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1/3 and 1/2 and A का डिटरमिनेंट is 6। आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, पहला ऑप्शन 13,12 हम 2 से 3 कितना है, 3 बोलो 2 2 3 से 3 मैम मैम 18 12 मैम 2 3 13 3 2 3 कैसे आया, 18 and 12 ये लगाओ ना। ओके मैम वो ऊपर जाके 18 and 12 18 and 12 अगर ए की इतनी है तो ए इनवर्स की कितनी होगी, ए की पता है तो एडजॉइंट ऑफ ए की कितनी होगी, ए के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो और लैम्डा को 1 बाय कर दो, 6 इंटू 18 12 आएगी। 18 आ गई, 6 बाय 1/2 12 आ गई। ये ऑप्शन करेक्ट है, देखो ठीक है। देखो जी यस ठीक है जी, बाकी कल करेंगे फिर। ऑलमोस्ट आइगन वैल्यू ये आइगन वेक्टर खत्म है, अगर थोड़ा बहुत कुछ रहता वो प्लस का साथ में कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, पढ़ लेना आप यहाँ तक। मैम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? कल पहले क्वेश्चन कराऊंगी फिर उसके बाद देखते हैं, नंबर थ्योरी कर लेते हैं। मैम मुझे नोट्स शेयर करते से ग्रुप च की नहीं हली आई थिंक कर दिए थे, अगर मैं देख लेती हूँ कोई। मैम एक Thank you, छोटा ma'am. सा क्वेश्चन है मैम। हाँ हाँ बोलो। मैम सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स है वो ओपन होता है क्लोज्ड होता है? नॉट ओपन नॉट क्लोज। नहीं मैम कैसे बता सकते हैं थोड़ा सा? एक मिनट, सारे इरेशनल नंबर है ना मेरे पास, यस मैम। ये ओपन कब होगा, अगर इसका इंटीरियर यही आ जाए, है ना। मान लो √2 आपके पास कोई नंबर है, आप इसका इंटीरियर पॉइंट कब बोलते हैं, जब मैं इसका कोई नेबरहुड लूं नेबरहुड तो वो पूरा आई के अंदर ही चला जाए, है ना। पर यहाँ पे तो बहुत सारे रैशनल नंबर भी आगे प्रॉब्लम के नहीं, यस मैम। एक इंटरवल में बहुत सारे रैशनल नंबर आ गए तो सारे इरेशनल के अंदर कहाँ कंटेन है ही नहीं है, तो ये वाला जो है मेरा नॉट इंटीरियर पॉइंट है।
तो आई का इंटीरियर खुद आई तो आएगा नहीं, क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट नहीं बना, तो नॉट ओपन हुआ ना ये। ठीक है मैम, नोट neither open nor closed. हाँ, अब क्लोज के लिए क्या है, इसके सारे लिमिट पॉइंट निकालो, वो आई के अंदर ही होने चाहिए। अगर आप देखो कि अगर आप इसके लिमिट पॉइंट निकालोगे, मान लो 1 भी इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, कैसे, अगर 1 का अगर आप कोई नेबरहुड लो, उसके इंटरसेक्शन आई के साथ क्या आ रही है, इंफिनिटी आ रही है कि नहीं, है ना? Yes मैम. अगर इंफिनिट आ रही है तो 1 क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। तो लिमिट पॉइंट आपका 1 हो गया, वो तो इरेशनल के अंदर कंटेन्ड नहीं है। अगर कंटेन्ड नहीं है तो नॉट क्लोज सेट हो गया ना ये। Yes तो मैम. एक रैशनल और एक इरेशनल ऐसे सेट है जो ना तो ओपन है ना ही क्लोज है। रैशनल नंबर भी मैम ओपन में तो नहीं रैशनल भी ऐसी है, इरेशनल भी ऐसी है, रैशनल भी ऐसी है। मैम? एक सेट ऑफ ऑल एल्जेब्राइक नंबर्स, ये ओपन होते हैं क्लोज्ड होते हैं? सेट ऑफ ऑल एल्जेब्राइक नंबर्स देखो, जो अलजेब्राइक नंबर है वो काउंटेबल है। काउंटेबल होंगे ना, इसमें तो ओपन क्लोज्ड वाली कोई बात ही नहीं होती। नहीं होती तो क्यों नहीं, अलजेब्राइक नंबर काउंटेबल है। अगर आप कोई भी अलजेब्राइक नंबर लोगे, लाइक 2 भी अलजेब्राइक होता है, अगर आप इसका कोई नेबरहुड लोगे और आप प्रूफ कर रहे हो कि ये ओपन है कि नहीं, तो ये सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक नंबर के अंदर होने चाहिए। सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक नंबर, पर इसके अंदर जो बैठे हैं वो सारे अलजेब्राइक नहीं है। क्यों? पहली बात तो ये वाला सेट अनकाउंटेबल हो गया ना। एक अनकाउंटेबल सेट एक काउंटेबल सेट के अंदर कैसे जा सकता है? जा सकता है? नहीं जा सकता मैम। मैम वैसे अलजेब्राइक की आप डेफिनेशन क्या लेते हो? वो सारे नंबर अलजेब्राइक होते हैं ताकि मुझे एक ओवर क्यू एक पॉलिनोमियल मिल जाए जिसका वो रूट हो। जैसे ये मुझे मिल गई ओवर क्यू, मुझे एक पॉलिनोमियल मिल गई और 2 इसका रूट है। ठीक है, इसलिए आप बोल रहे हो कि 2 अलजेब्राइक है। वैसे वो तो एक नंबर ही है ना वैसे तो। हाँ, पर पाई अलजेब्राइक नहीं है ना। आप मुझे कोई ऐसी ओवर क्यू पॉलिनोमियल ढूंढ के दो जिसका ये रूट हो। ये तो इसी का रूट है x माइनस पाई इक्वल टू 0, पर ये जो है ये ओवर क्यू पॉलिनोमियल ही नहीं है। यहाँ पे कोएफिशिएंट रैशनल नहीं है ना। ठीक है मैम। देखो क्लियर है? हाँ जी मैम। मैम एक क्वेश्चन है, वो ना वेक्टर्स का प्रीवियस ईयर वाला, वो ग्रुप में पिक डाल लिया, एक बार वो बता देना। हाँ, मैं कोई नहीं, ग्रुप में ही मैसेज कर देती हूँ। ग्रुप में ही कर दो यहाँ पे हाँ मैसेज। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है एक बार पिन कर दो क्वेश्चन। हाँ जी।